हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में केस स्टडी के ऊपर बात करेंगे बिटवीन रतन टाटा एंड साइरस मिस्त्री। आपने शायद पहले इस केस स्टडी के बारे में सुना होगा एंड रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था रतन टाटा एंड उनकी कंपनी टाटा सन्स के फेवर में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये केस स्टडी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कंपनी लॉ के कंटेक्स्ट में और देखेंगे कि ये दोनों पार्टीज़ का क्या इश्यूज था और जो हमारी जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं जैसे एनसीएलटी, एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट, इनका क्या डिसीजन था इस पर एंड उस डिसीजन के पीछे क्या लॉजिक था, इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या है इसका भी एक ओवरव्यू देखेंगे। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है फॉर सीएस, सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप एंड तक ज़रूर देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगा आपको ये वीडियो। सबसे पहले इस केस स्टडी की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो टाटा सन्स एक $100 बिलियन कंपनी है जो बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी या फिर पेरेंट कंपनी आप कह सकते हैं, जो अलग अलग लिस्टेड टाटा कंपनीज जैसे कि टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा इनमें शेयर्स होल्ड कर दिए। टाटा सन्स का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू डिविडेंड है। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है कि हाउ अ बोर्डरूम बैटल ऑफ अ $100 बिलियन कंपनी टाटा सन्स became one of the largest legal battle which led to separation from its 5 decade old shareholder। यहाँ पर 5 decade old shareholder यानी साइरस मिस्त्री एंड उनकी जो शेयर होल्डिंग ग्रुप है शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप, उसकी बात की जा रही है। रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया था कि वो लोग सेपरेशन करेंगे फ्रॉम टाटा सन्स एज अ शेयर होल्डर और अपना जो 50 ईयर्स लॉन्ग शेयर होल्डिंग रिलेशनशिप है उसको तोड़ेंगे। तो इसका क्या कॉज ऑफ एक्शन है ये जानना हमें ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एनसीएलटी मुंबई ने एक बात कही थी कि वी हैव नॉट कम अक्रॉस अ सिंगल बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर मीटिंग वेयर साइरस मिस्त्री एंड एसपी ग्रुप हैड डिसएग्रीड विद टाटास इन एनी रिस्पेक्ट। यानी साइरस मिस्त्री एंड एसपी ग्रुप ने हमेशा टाटास के साथ एग्री किया है हर मैटर के ऊपर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है फॉर प्रोफेशनल्स एज वेल एज सीए, सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स। सीएस प्रोफेशनल में इस केस स्टडी का रेफरेंस 3 अलग अलग सब्जेक्ट में और साथ ही में पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है इस केस स्टडी के ऊपर। इस केस को जनरली हम लोग रतन टाटा वर्सेस साइरस मिस्त्री बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली इस केस का नाम साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस टाटा सन्स लिमिटेड एंड अदर्स है। इस केस में पिटिशनर यानी कंप्लेनेंट साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप यानी एसपी ग्रुप के पार्ट हैं। ये लोग कंप्लेनेंट थे एंड रिस्पोंडेंट यहाँ पे टाटा सन्स लिमिटेड श्री रतन टाटा जो कि चेयरमैन है एमेरिटस यानी हॉनररी चेयरमैन है, अदर डायरेक्टर्स ऑफ टाटा सन्स, इसके साथ ही टाटा ट्रस्ट जो कि मेजोरिटी शेयर होल्डर है टाटा सन्स में, और उनके ट्रस्टीज, इनके अगेंस्ट भी केस फाइल किया गया था। टाटा सन्स के बैकग्राउंड के बारे में हम लोग ज़रा देखेंगे। टाटा सन्स इनिशियली इनकॉर्पोरेट हुआ था इन द ईयर 1917। तब की कंपनीज एक्ट थी, कंपनीज एक्ट 1913, उसके अंडर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जैसे प्राइवेट लिमिटेड में और पब्लिक लिमिटेड में बेसिकली 3 चीज़ों का फ़र्क होता है। पहला है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, सेकेंड है लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स एंड थर्ड है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये 3 क्लॉजेस टाटा सन्स के आर्टिकल्स में भी था एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब 1917 से लेकर 1975 तक टाटा सन्स एज अ प्राइवेट लिमिटेड ही था, लेकिन 1975 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें यह कहा गया था कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड जिसका एवरेज टर्नओवर 1 CR से ज़्यादा है उन्हें पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट होना पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे टाटा सन्स का उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 CR से ज़्यादा एवरेज टर्नओवर था, लेकिन उस अमेंडमेंट में ये भी कहा गया था कि अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड के आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन है तो वो कंटिन्यू हो सकता है पब्लिक कंपनी में भी। तो यहाँ से ये कंसेप्ट आया डीम्ड पब्लिक कंपनी का। तो 1975 के बाद टाटा सन्स जो है वो एक डीम्ड पब्लिक कंपनी बन गई, जो कि ऑन रिकॉर्ड ऑफ आरओसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी,
बट आर्टिकल्स में एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। लेकिन फिर इन द ईयर 2000 एक अमेंडमेंट भी आया था कंपनीज एक्ट 1956 में, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी कंपनीज कन्वर्ट हुए थे इन द ईयर 1975 ड्यू टू दैट अमेंडमेंट, वो लोग अगर चाहे तो फिर से रिकन्वर्ट हो सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। लेकिन टाटा सन्स ने ये ऑप्शन वहाँ पर चूज़ नहीं किया। एंड उसके बाद फिर 2013 में आया कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंडर ये डीम पब्लिक कंपनी का प्रोविज़न था ही नहीं। तो टाटा सन्स आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 के बाद पब्लिक कंपनी ही थी आरओसी के रिकॉर्ड में। एंड फिर इन द ईयर 2018 उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में। अब ये कन्वर्ट कैसे किया, और इसके पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुआ था। तो क्या कंट्रोवर्सी थी एंड इन्होंने ये कन्वर्जन कैसे किया, हम लोग लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये एक बैकग्राउंड था टाटा सन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे एसपी ग्रुप की लेगेसी टाटा सन्स में। अब एसपी ग्रुप ने इन द ईयर 1965 शेयर्स एक्वायर किए थे टाटा सन्स में, एंड उसके बाद उन्हें कुछ शेयर्स राइट इशू के थ्रू भी मिला था। अब ये एज पर कोर्ट रिकॉर्ड्स एंड जो डॉक्यूमेंट्स जो ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट में सबमिट किया गया था उसमें 1965 था, बट कुछ प्रिंट मीडिया के मुताबिक ये शेयर्स इन द ईयर 1936 एक्वायर किए गए थे। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस का वो लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट एज पर कोर्ट रिकॉर्ड्स 1965 में एक्वायर किया गया था शेयर्स इन द टाटा सन्स। करंटली ये लोग 18.4% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ओन करते हैं टाटा सन्स में। शापूरजी पालोनजी ग्रुप भी काफ़ी पुराना और एक बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो पालोनजी मिस्त्री, साइरस मिस्त्री के फादर डायरेक्टर थे टाटा सन्स में 1980 से लेकर 2004 तक, एंड देयर आफ्टर साइरस मिस्त्री भी डायरेक्टर थे कंपनी में फ्रॉम द ईयर 2006 टू 2016। इन द ईयर 2012 साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप के तौर पर भी अपॉइंट किया गया था टाटा सन्स के बोर्ड में रतन टाटा के रिटायरमेंट के बाद। जो एसपी ग्रुप है वो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ग्रुप है आफ्टर टाटा ट्रस्ट, और इनकी जो लेगेसी है वो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का है टाटा सन्स में। इसके बाद हम लोग ज़रा क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। 18 दिसंबर 2012 को साइरस मिस्त्री को अपॉइंट किया गया था एज अ डेप्यूटी चेयरमैन, और फिर उन्हें प्रमोट किया गया था एज अ चेयरमैन। और सेम बोर्ड मीटिंग में रतन टाटा को भी परमानेंट इन्वाइटी बनाया गया था बोर्ड मीटिंग के लिए। टाटा ग्रुप ने वैसे काफ़ी सारे ग्लोबल लीडर्स का इंटरव्यू किया था फॉर द पोजीशन ऑफ अ चेयरमैन एंड सक्सेसर ऑफ रतन टाटा, एंड फाइनली साइरस मिस्त्री का नेम डिसाइड किया गया था बोर्ड की तरफ से। लेकिन फिर 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को निकाल दिया गया था एज अ चेयरमैन ऑफ द कंपनी। इसका रीज़न दिया गया था ड्यू टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक नई कमेटी बनाई गई थी जो कि नए चेयरमैन का सिलेक्शन करेंगी, और साथ ही में रतन टाटा को इंटीरियम चेयरमैन बना दिया गया था उसी मीटिंग में। अब यहाँ पर साइरस मिस्त्री को सिर्फ चेयरमैनशिप से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्हें ऑप्शन दिया गया था कि अगर वो चाहे तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह बोर्ड में रह सकते हैं। लेकिन फिर बात आगे काफ़ी ख़राब हो गई, एंड बिटवीन 12 दिसंबर 2016 टू 14 दिसंबर 2016 अलग अलग जो लिस्टेड कंपनीज थे टाटा सन्स के, जैसे टाटा ग्लोबल बिवरेजेस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टीसीएस, इन सभी से उन्हें डायरेक्टर एंड चेयरमैन दोनों के पोजीशन से निकाल दिया गया था। और कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जिन्होंने बैक किया था मिस्त्री को, उन्हें भी निकाल दिया गया कंपनी के बोर्ड से, और कुछ ने तो रिज़ाइन ही कर दिया वॉलंटरी। कुछ कंपनीज जो बचे थे जिन्होंने नहीं निकाला था साइरस मिस्त्री को, वहाँ से साइरस मिस्त्री ने वॉलंटरी रिज़ाइन कर दिया। एंड फाइनली 6 फरवरी 2017 को साइरस मिस्त्री को डायरेक्टरशिप से भी निकाल दिया गया था टाटा सन्स से, बिकॉज एंड रीज़न दिया गया था कि उन्होंने क्या किया, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास किया, ऑलमोस्ट 4 बॉक्स फाइल आफ्टर बीइंग रिमूव्ड एज अ चेयरमैन। तो ये रीज़न की वजह से उन्हें डायरेक्टरशिप से भी निकाल दिया गया था। अब साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप से और डायरेक्टरशिप से निकालने के बाद सबसे पहले उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT को अप्रोच किया,
तो हम लोग अभी देखेंगे कि एनसीएलटी में ये प्रोसीडिंग्स कैसे आगे बढ़ा। एनसीएलटी में उन्होंने पिटीशन फाइल किया अंडर सेक्शन 241। अब ये 241 क्या है? तो 241 बेसिकली कंपनी के शेयर होल्डर्स और मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। जनरली 241 के अंदर पिटीशन तब फाइल किया जाता है जब कोई मेजोरिटी शेयर होल्डर्स या मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं विच इज़ हार्मफुल एंड इनजस्टिस टू दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर। So application for operation and mismanagement by member. Situation where the affairs of the company have been or are being conducted in a manner prejudicial to public interest. Prejudicial यानी harmful to someone. Prejudicial or oppressive to any member or members. Prejudicial to the interest of company. या फिर situation where a material changes takes place in the company which is prejudicial to the interest of company और प्रीजुडिशियल टू एनी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एक्चुअली एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, ये ट्रिब्यूनल या कोर्ट डिसाइड करती है एज पर फैक्ट्स ऑफ द केस। अब अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का तो वो हो सकता है कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में गड़बड़ी की गई हो, फंड्स को डाइवर्शन किया गया हो, शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट किया गया हो, नया आर्टिकल्स इंसर्ट किया गया हो विदाउट द परमिशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, या फिर किसी एसेट्स को बेच दिया गया हो, रिजोल्यूशन पास किया गया हो विदाउट प्रॉपर नोटिस टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के। इसके साथ अगर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट प्रूव होता है तो ट्रिब्यूनल के पास काफ़ी वाइड पावर्स है अंडर सेक्शन 242, लेकिन हर कोई मेंबर 241 के अंडर अप्लाई नहीं कर सकता है। कुछ ही मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं 241 के अंदर, और ये एलिजिबिलिटी कंडीशन सेक्शन 244 में दिया गया है। तो 244 के अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम लोग अभी देखेंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन कुछ ऐसा है कि कम से कम 100 मेंबर्स होने चाहिए कंपनी के, या फिर एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ इट्स मेंबर, और एल्स मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ टोटल इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यहाँ पे टोटल इशूड शेयर कैपिटल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों को इंक्लूड किया जाता है। आगे एक प्रोविजो भी है, इसके अनुसार अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो ये ऊपर के जो 3 रिक्वायरमेंट है ना, इसको वेव ऑफ कर सकती है। यानी ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो सिंगल मेंबर का भी पिटीशन एक्सेप्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 241। अब ये सेक्शन 244 समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी यूज़ करेंगे। मानो एक कंपनी है जिसमें 500 मेंबर्स है एंड इसका इशूड कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल 5 CR। तो सेक्शन 244 के मुताबिक इसमें जो 3 रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है कि 100 मेंबर्स अप्लाई करें, 50 मेंबर्स यानी 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, या फिर मेंबर्स होल्डिंग कैपिटल ऑफ 50 लाख, दैट इज मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर इसी केस में कंपनी के पास अगर मानो प्रेफरेंस शेयर भी है 5 CR का, तो उस केस में बाकी 2 रिक्वायरमेंट तो सेम रहेंगे, लेकिन मेंबर्स विद कैपिटल ऑफ 1 CR यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 10 करोड़ का 1/10 1 CR होता है। तो इन ऑर्डर टू अप्लाई अंडर 241 member has to be eligible under section 244। एंड यहाँ पे ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 242। अब ट्रिब्यूनल यहाँ पे ऑर्डर तभी पास करेगा अगर उसको लगता है प्रॉपर रीज़न है कंपनी को वाइंड अप करने का, लेकिन उस वाइंड अप करने से कंपनी के मेंबर को इनजस्टिस हो सकता है, तो उस केस में ही ट्रिब्यूनल जो है ऑर्डर पास कर सकता है अंडर 242। यानी 242 एक अल्टरनेटिव है वाइंडिंग अप करने के लिए, जहाँ पे एक कंपनी को एज अ वार्निंग दिया जाता है या फिर गलत चीज़ें ठीक किया जाता है ट्रिब्यूनल की तरफ से। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग शेयर होल्डिंग देखेंगे टाटा सन्स का। सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डिंग देखेंगे हम लोग। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर 66% ऑफ टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल टाटा ट्रस्ट ओन करता है, बाकी का 18% एसपी ग्रुप ओन करता है, 13% टाटा ग्रुप फर्म्स ओन करते हैं एंड 3% अदर्स ओन करते हैं। तो यहाँ पे जो 66% टाटा ट्रस्ट ओन करता है, इसमें से भी ऑलमोस्ट 52%
दो ट्रस्ट ओन करता है, दैट इज सर दारोजी टाटा ट्रस्ट एंड सर रतन टाटा ट्रस्ट। ये दोनों मेजर शेयर होल्डर्स हैं इन टाटा सन्स। और बाकी के जो ट्रस्ट हैं, ऑलमोस्ट 6 ट्रस्ट, ये लोग 14% होल्ड करते हैं। इसके बाद अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले मेजर प्रेफरेंस शेयर होल्डर रतन नवल टाटा है, जिनके पास 36% शेयर होल्डिंग है। सेकंड नौशीर सोनावाला, जिनके पास 9% शेयर होल्डिंग है। थर्ड नरोत्तम सेकसारिया, जिनके पास 19% शेयर होल्डिंग है। नरोत्तम सेकसारिया अंबुजा ग्रुप की फाउंडर है एंड टाटा सन्स में प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग भी रखते हैं, और 36% अदर्स के पास है। अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो टाटा सन्स में 51 मेंबर्स है टोटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मिलाकर। जो पिटीशन फाइल हुआ था एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी के सामने बेसिकली 3 मेजर क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन था मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, यानी एलिजिबिलिटी के ऊपर, जहां ट्रिब्यूनल ये देखता है कि जो मेंबर कंप्लेंट कर रहा है क्या वो एलिजिबल है अंडर सेक्शन 244। तो इस केस में जैसे एसपी ग्रुप कंप्लेंट कर रहा है, तो क्या एसपी ग्रुप वो 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ये ट्रिब्यूनल चेक करेगा मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। इस पर्टिकुलर केस में 2 मेंबर्स ने अप्लाई किया था एसपी ग्रुप की तरफ से आउट ऑफ 51 टोटल मेंबर्स, जो कि 110 से काफ़ी कम था। एंड अगर उनकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो इट वॉज जस्ट 2.17%, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों मिलाकर, विच इज़ ऑल्सो लेस देन 1/10 ऑफ टोटल इशूड कैपिटल। अब यहाँ पे एसपी ग्रुप का ये कंटेंशन था कि शेयर होल्डिंग में, टोटल इशूड कैपिटल में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल गिना जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंसिडर ना किया जाए। लेकिन ये कंटेंशन ट्रिब्यूनल ने एक्सेप्ट नहीं किया। एंड इसके साथ ही जैसे कि यहाँ पे 244 की मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही थी एसपी ग्रुप, तो इनका पिटीशन मेंटेनेबिलिटी के ऊपर तो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया वेवर के ऊपर। जैसे हमने 244 के अंदर देखा था कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है, अगर वो चाहे तो सिंगल मेंबर का भी पिटीशन एक्सेप्ट कर सकती है। तो यहाँ पे एसपी ग्रुप ने वेवर के लिए डिमांड किया कि उन्हें मिनिमम कंडीशन से वेवर दिया जाए, बिकॉज टाटा सन्स का अगर टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स देखोगे आप तो इट इज़ ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़। तो जिसमें से 18% जो होल्ड करता है एसपी ग्रुप, वो लगभग निकल के आता है 1 लाख करोड़। तो इन्होंने कहा कि हमारा काफ़ी सिग्निफिकेंट इक्विटी शेयर होल्डिंग है इन टाटा सन्स, इसलिए हमें वेवर दिया जाए। जिस पर टाटा सन्स ने कहा कि देखिए, वेवर तभी दिया जाता है अगर कोई सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट की बात है या फिर नेशनल इंटरेस्ट की बात है। तो इस पर्टिकुलर केस में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इन्हें वेवर ना दिया जाए। और यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो सेक्शन 241 है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का, वो सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, और किसी इंसान को अगर चेयरमैनशिप से निकाल दिया गया है तो ये कंपनी का इंटरनल अफेयर्स है, देयरफॉर देयर इज़ नो वैलिड ग्राउंड फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ये बोलकर इन्होंने वेवर पिटीशन भी रिजेक्ट कर दिया, और साइरस मिस्त्री और एसपी ग्रुप को ये रिकमेंड कर दिया कि वो सिविल कोर्ट अप्रोच करे। और जो थर्ड क्वेश्चन था, हियरिंग ऑन मेन पिटीशन, दैट इज मेरिट्स ऑफ केस, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिटीशन पे हियरिंग हुआ ही नहीं, बिकॉज पिछले दोनों जो क्वेश्चन थे, मेंटेनेबिलिटी और वेवर, दोनों साइरस ग्रुप को मिला ही नहीं। तो हियरिंग इस पर्टिकुलर केस में हुआ ही नहीं और ट्रिब्यूनल ने पिटीशन डिसमिस कर दिया। इसके साथ ही एक इंटरिम पिटीशन भी फाइल किया गया था एसपी ग्रुप की तरफ से, जिसमें वो चाहते थे कि टाटा सन्स के बोर्ड को रिप्लेस किया जाए, किसी सुप्रीम कोर्ट जज को एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया जाए, फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट किया जाए, एक्सेट्रा। ये भी रिजेक्ट किया गया एनसीएलटी की तरफ से। अब ट्रिब्यूनल के पिटीशन डिसमिस करने के बाद एसपी ग्रुप एपेलेट ट्रिब्यूनल आ गई एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी के भी सामने सेम 3 क्वेश्चंस थे। सबसे पहला था मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटीशन, तो यहाँ पर एनसीएलटी भी ट्रिब्यूनल के साथ एग्री किया इस बात के ऊपर, एंड उन्होंने कहा कि देखिए, पिटीशन तो मेंटेनेबल नहीं है बिकॉज तुम्हारे पास रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी नहीं है सेक्शन 244 के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन था, क्या पिटिशनर एलिजिबल थे वेवर के लिए? तो वेवर के पार्ट के ऊपर ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि देखिए, अगर हम लोग शेयर होल्डिंग के ऊपर देखेंगे टाटा सन्स का, तो उसमें रतन टाटा एंड नरोत्तम सेकसारिया, यही दोनों ऐसे शेयर होल्डर है जिनका 10% से ज़्यादा शेयर कैपिटल है, टोटल इशूड शेयर कैपिटल।
और बाकी जो 49 शेयर होल्डर्स है उनका शेयर कैपिटल 10% से कम ही है। तो इसलिए पेटिशनर के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का पिटिशन इनका बनता है, तो इन्होंने वेवर का पिटिशन इनका एक्सेप्ट कर दिया। तीसरा जो मेन पिटिशन था उसके लिए इन्होंने रिफर बैक कर दिया पिटिशन एनसीएलटी के पास। अब एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बाद मेन पिटिशन के ऊपर हियरिंग एनसीएलटी में हुआ, जहां पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स और क्वेश्चन ऑफ लॉ पर डिस्कशन करना था। यहाँ पर एनसीएलटी के सामने दो मेजर क्वेश्चन थे। सबसे पहले था कि वेदर देयर वॉज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बाय टाटा सन्स अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर, एंड सेकेंड controversy on conversion of Tata Sons from public limited to private limited, whether the process followed were in compliance with law। तो हम लोग अभी एनसीएलटी में ट्रिब्यूनल में कैसे ये मैटर आगे बढ़ा ये देखेंगे। तो कुछ एलिगेशंस रेज किए गए थे एसपी ग्रुप की तरफ से एंड साइरस मिस्त्री की तरफ से ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के ऊपर। तो इन्होंने पहले कहा कि देखिए आर्टिकल्स ऑफ टाटा सन्स ना ऑपरेसिव है अगेंस्ट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, और हम सबको पता है कि देखिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। जो भी शेयर होल्डर्स बनता है कंपनी में वो बाउंड होता है उस आर्टिकल्स से। तो सबसे पहले जो आर्टिकल का जिक्र किया गया दैट वाज आर्टिकल 104B नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें यह कहा गया था कि टिल द टाइम बोथ टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एंड रतन टाटा ट्रस्ट hold 40% of equity share capital, they shall nominate 1/3 of the total board of directors on the board of Tata Sons। अब ये जो दो ट्रस्ट हैं ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये लोग दोनों 52% होल्ड करते हैं। सो दे हैव अ पावर टू नॉमिनेट 1/3 ऑफ टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अगर टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 9 है टाटा सन्स में तो दे कैन नॉमिनेट 3 डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड। तो इस पर एसपी ग्रुप का ये कहना था कि ये आर्टिकल ऑपरेसिव है बिकॉज ये ट्रस्ट को ज़्यादा पावर देता है बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए, जिस पर टाटा सन्स ने ये कहा कि देखिए ये जो क्लॉज है ना ये अमेंड किया गया था इन द ईयर 2000 एंड ये यूनानिमसली पास किया गया था सारे शेयर होल्डर से इंक्लूडिंग पालोनजी मिस्त्री फ्रॉम एसपी ग्रुप। तो ये अब कहना कि ये ऑपरेसिव है ये सही नहीं है, ऐसा टाटा सन्स ने कहा था। एंड ट्रिब्यूनल ने भी ये कंटेंशन एक्सेप्ट किया टाटा सन्स का, एंड उन्होंने ये कहा कि देखिए ये आर्टिकल जो है ना ये ऑपरेसिव नहीं है। सेकंड आर्टिकल 121 मैटर्स हाउ डिसाइडेड एट बोर्ड मीटिंग। अब यहाँ पे ये जो क्लॉज है ना ये एक वीटो पावर देता है ट्रस्ट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स को। देखिए कैसे, मैटर्स एट बोर्ड मीटिंग आर रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर एंड शेल ऑल्सो रिक्वायर एफर्मेटिव वोट ऑफ मेजोरिटी ऑफ ट्रस्ट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। अब हमें पता है कि बोर्ड मीटिंग में ना मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर से, लेकिन यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्लस पॉजिटिव कंसेंट फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ ट्रस्ट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स। मतलब जो ट्रस्ट के मेजोरिटी डायरेक्टर्स है उन्होंने अगर किसी रिजोल्यूशन पे पॉजिटिव कंसेंट दिया तो ही ये रिजोल्यूशन पास होगा विद मेजोरिटी। अदरवाइज अगर मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एक तरफ और ट्रस्ट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स दूसरे तरफ तो ये रिजोल्यूशन जो है वो पास नहीं होगा बोर्ड मीटिंग में। तो एक वीटो पावर है यहाँ पे 121 के अंदर। 121A भी ज़रा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें जितने भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्विजिशन है, लोन्स है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिस्टेड टाटा कंपनीज शैल बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टाटा सन्स। यानी टाटा सन्स पहले अप्रूव करेगा और उसके बाद ही जो बाकी के 29 लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें अगर कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट है, एक्विजिशन है, लोन्स है तो वो पास किया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 121B। इसमें यह कहा गया था कि देखिए एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विल बी एंटाइटल्ड टू गिव 15 days एडवांस नोटिस टू द कंपनी और द बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर और रेजोल्यूशन टू बी प्लेस बिफोर द बोर्ड। यानी 15 days एडवांस नोटिस है जनरली। इसके बाद है आर्टिकल 118 अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। अब यहाँ पे लिखा गया है कि चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स shall be recommended by selection committee and the same process shall be followed for the removal of chairman। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके ऊपर ही आर्ग्यूमेंट किया गया है एसपी ग्रुप एंड साइरस मिस्त्री के ऊपर
बिकॉज यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा है, एंड द सेम प्रोसेस शेल बी फॉलोड फॉर द रिमूवल ऑफ चेयरमैन। अब ठीक है, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट तो हम लोग समझ सकते हैं कि सिलेक्शन कमेटी करेगी, लेकिन उसका रिमूवल के ऊपर भी ये सेम प्रोसेस का वर्ड एक लिखा गया है, तो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया था एसपी ग्रुप ने। इसके बाद है आर्टिकल 75, कंपनीज पावर टू ट्रांसफ़र शेयर। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर कंपनी यानी टाटा सन्स लिमिटेड में एट एनी टाइम बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन रिजॉल्व दैट एनी होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर टू ट्रांसफर इज शेयर। अगर टाटा सन्स चाहे तो वो किसी भी मेंबर को अपना शेयर ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर दे सकती है। अब यहाँ पे अब जो कन्वर्जन के ऊपर भी जो कंट्रोवर्सी है वो मेजरली इसी से रिलेटेड है। बिकॉज अगर ये आर्टिकल 75 किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होता तो ये आर्टिकल वॉइड हो जाता, बिकॉज पब्लिक लिमिटेड कंपनी में किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर के ऊपर। बट टाटा सन्स जो है ना वो एज अ प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ था, इसलिए सिंस 1913 इनके आर्टिकल्स में ये क्लॉज था। अब इसके ऊपर आगे जुडिशियल बॉडीज़ ने क्या डिसीजन लिया हम लोग देखेंगे आगे। बट अब इस पे ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये आर्टिकल जो है ना इट इज़ सिंस 1913, तो ये द आर्टिकल इज़ वेरी वेल वैलिड, और इस पे उन्होंने किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। एंड इसके बाद एक आर्टिकल है आर्टिकल 86, कोरम ऑन जनरल मीटिंग, जिसमें ये था कि मिनिमम 5 मेंबर्स इन नंबर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली नॉमिनेटेड बाय टाटा ट्रस्ट टिल द टाइम दे होल्ड 40% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर एसपी ग्रुप एंड साइरस मिस्त्री ने ऑब्जेक्शन लिया, और उन्होंने कहा कि देखिए ये ऑपरेशन है अगेंस्ट द शेयर होल्डर्स। अब आर्टिकल्स के बाद एसपी ग्रुप एंड साइरस मिस्त्री ने यह भी कहा कि देखिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था फॉर रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री एज चेयरमैन एंड डायरेक्टर फ्रॉम द कंपनी। तो इस पर कुछ एलिगेशंस उन्होंने लगाया, हम लोग देखेंगे एलिगेशंस क्या है, एसपी ग्रुप एंड साइरस मिस्त्री का क्या कंटेंशन था एंड टाटा सन्स का क्या कंटेंशन था, ये हम लोग ब्रॉडली देखेंगे। तो सबसे पहले एलिगेशन उन्होंने लगाया कि रिमूवल वॉज नॉट एज पर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 118 सिलेक्शन कमेटी। एसपी ग्रुप ने कहा कि देखिए सिलेक्शन कमेटी हैज़ टू रिकमेंड फॉर रिमूवल विच वॉज नॉट डन, जो कि किया नहीं गया था। मतलब सिलेक्शन कमेटी का कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था फॉर रिमूवल एज अ चेयरमैन, डायरेक्टली चेयरमैनशिप से निकाल दिया गया था। जिस पर टाटा सन्स ने कहा कि देखिए सिलेक्शन कमेटी इज अ कमेटी ओनली फॉर अपॉइंटमेंट एंड नॉट फॉर रिमूवल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द अल्टीमेट पावर फॉर रिमूवल ऑफ चेयरमैन। इसके बाद सेकेंड एलिगेशन लगाया गया कि एजेंडा इन द बोर्ड मीटिंग, कि देयर वाज नो एजेंडा ऑन रिमूवल ऑफ चेयरमैन इन द बोर्ड मीटिंग, एंड कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड भी दिया नहीं गया था साइरस मिस्त्री को। जिस पर टाटा सन्स ने कहा कि देखिए वी हैव फॉलोड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 एंड इट इज़ मेंशन दैट एनी एजेंडा कैन बी टेकन विद द कंसेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इन द बोर्ड मीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो कि हमने कंप्लाई किया था। फिर उसके बाद और एक एलिगेशन लगाया कि ब्रीच ऑफ शेयर होल्डर रेजोल्यूशन। अब साइरस मिस्त्री को डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट किया गया था ऑन 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2017 थ्रू शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन and can only be promoted as a chairman and removal provision was not made in that shareholders resolution। तो जिस पर टाटा सन्स ने कहा कि देखिए इट वाज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने रीडेजिग्नेट किया था फ्रॉम डेप्यूटी चेयरमैन टू चेयरमैन via board resolution। तो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ अ चेयरमैन इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बोर्ड, देयरफॉर शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन का कोई ब्रीच नहीं हुआ है एंड ये प्रॉपरली हमने प्रोसीजर फॉलो किया है। इसके बाद फिर वापस और एक एलिगेशन लगाया उन्होंने कि रिमूवल वॉज टू कवर अप द इरेगुलरिटीज़। अब ये इरेगुलरिटीज़ क्या है ये हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। साइरस मिस्त्री एंड एसपी ग्रुप ने कहा कि देखिए रियल रीज़न फॉर रिमूवल वॉज बिकॉज कि साइरस मिस्त्री एंड एसपी ग्रुप वॉज अटेम्प्टिंग टू रेक्टिफाई द इरेगुलरिटीज़ एंड स्टॉप द मिस गवर्नेंस ऑफ टाटा ग्रुप। जिस पर टाटा सन्स ने कहा कि ये एक डायरेक्टोरियल कंप्लेंट है एंड डायरेक्टोरियल कंप्लेंट पार्ट नहीं हो सकता है सेक्शन 241 के अंदर, सिर्फ शेयर होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर 241। इसके बाद और एक एलिगेशन लगाया गया कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था ट्रस्ट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स के बीच में और साइरस मिस्त्री के बीच में, और ये जो रिमूवल का मोशन है ये ट्रस्ट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स ने लाया था।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं। जिस पर टाटा सन्स ने कहा कि देखिए कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। 7 आउट ऑफ 9 डायरेक्टर्स हैज़ वोटेड फॉर रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री एज अ चेयरमैन। ये सब चेयरमैनशिप के ऊपर था। और ये जो एलिगेशन है नो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन बोर्ड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये डायरेक्टरशिप से निकाल देने की वजह से था कि रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री एज डायरेक्टर इज वायोलेशन ऑफ सेक्शन 163 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब सेक्शन 163 बोलता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, जिस पर टाटा सन्स एंड रतन टाटा ने कहा कि देर इज़ नो क्लॉज इन टाटा सन्स एओए। साइरस और उनके जो पिताजी हैं उन्हें डायरेक्टरशिप का पोजीशन प्रोफेशनल कैपेसिटी में दिया गया था, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर वॉज बिकॉज ही लीक्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू वेरियस अथॉरिटी। यहाँ पे जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लीक किया गया था साइरस मिस्त्री की तरफ से, तो उसकी वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल का क्या डिसीजन था वो हम लोग ज़रा देखेंगे। ट्रिब्यूनल ने कहा कि देखिए सिलेक्शन कमेटी इज ओनली अ रिकमेंडिंग अथॉरिटी। डिसीजन ऑफ अपॉइंटमेंट और रिमूवल विल ऑलवेज लाई इन द हैंड्स ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 वॉज ड्यूली कंप्लाइड एंड डेप्यूटी चेयरमैनशिप का जो पोजीशन है वो वैकेट किया गया था साइरस मिस्त्री का आफ्टर ही बिकेम चेयरमैन इन द बोर्ड। देयरफॉर कोई ब्रीच नहीं है शेयर होल्डर रिजोल्यूशन के ऊपर। और साथ ही में इन्होंने कहा कि देखिए कोई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है टाटा सन्स के एओए में। देयरफॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर एंड चेयरमैन इज एज पर प्रोसीजर ऑफ कंपनीज एक्ट एंड कम्प्लीटली वैलिड। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर है वो टाटा सन्स एंड रतन टाटा के फेवर में दिया था। अभी हम लोग कुछ एलिगेशंस के ऊपर बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। एसपी ग्रुप का उसके ऊपर क्या कंटेंशन था एंड रतन टाटा एंड टाटा सन्स का उसके ऊपर क्या कंटेंशन था। ये वही इरेगुलरिटीज़ हैं जो एसपी ग्रुप ने भी एलिज किया था। सबसे पहला है टाटा स्टील एंड कोरस एक्विजिशन। अब 2006 में जो कोरस का एक्विजिशन किया गया था टाटा स्टील की तरफ से, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवरसीज एक्विजिशन था बाय इंडियन कॉरपोरेट, जहाँ पे $12 बिलियन खर्चा किया गया था। तो इसके ऊपर एसपी ग्रुप का ये कहना था कि देखिए ओवर प्राइस था काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन एंड वो लोग अब मर्जर करना चाहते थे टाटा स्टील यूके का जो डिवीजन है विद थाइसनक्रिप। तो उसमें ऑब्जेक्शन किया जा रहा था बाय मिस्टर रतन टाटा। तो जिसके ऊपर टाटा सन्स का ये कंटेंशन था कि देखिए जो प्राइस हमने पे किया था इट वॉज डिस्कवर्ड थ्रू कॉम्पिटिटिव एंड बिडिंग प्रोसेस एंड एसपी ग्रुप एंड साइरस मिस्त्री अवेयर थे इस प्राइस के ऊपर। एंड रही बात इंटरफेरेंस के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि देखिए देयर इज़ नो इंटरफेरेंस बाय मिस्टर टाटा इन द मर्जर ऑफ टाटा स्टील यूके विद द थाइसनक्रिप। अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल के सामने भी कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था इंटरफेरेंस के ऊपर टाटा स्टील यूके का विद थाइसनक्रिप, तो इसलिए ये कंटेंशन भी एसपी ग्रुप का रिजेक्ट किया गया था। फिर उन्होंने और एक एलिगेशन लगाया कि नैनो कार का प्रोजेक्ट जो था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चा किया गया था एंड काफ़ी बड़ा लॉस बेयर करना पड़ा टाटा मोटर्स को। एंड साथ ही में देयर वॉज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय मिस्टर टाटा ड्यू टू हिज ओला इन्वेस्टमेंट, जिस पर टाटा सन्स ने कहा कि देखिए नैनो कार का डिसीजन जो है ना वो अप्रूव किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टाटा मोटर्स आफ्टर केयरफुली एग्जामाइनिंग द कमर्शियल प्रोस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। और इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी। पहले प्लांट वेस्ट बंगाल में था, फिर उसे गुजरात में शिफ्ट किया गया था और अब वो सेम फैक्ट्री यूज़ किया जा रहा है टाटा टियागो का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और साथ ही में टाटा मोटर्स ने 2015 तक कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे किया था अपने शेयर होल्डर्स के लिए। रही बात ओला की कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, तो रतन टाटा ने एक ईमेल किया था साइरस मिस्त्री को कि ओला एंड ऊबर लगभग 1.5 लाख गाड़ी खरीदना चाहती है ऑन अ मास स्केल, तो ये अपॉर्चुनिटी उन्हें ग्रैब करना चाहिए, ऐसा उस लेटर में लिखा था। अब ट्रिब्यूनल का इसके ऊपर यह कहना था कि देखिए ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है और ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता ही नहीं है। इसके बाद और एक एलिगेशन लगाया गया था इन द मैटर ऑफ डोकोमो आर्बिट्रेशन। अब टाटा डोकोमो एक टेलीकॉम ऑपरेटिंग कंपनी थी जो कि एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन टाटा एंड डोकोमो, जो कि एक जापानीज़ कंपनी थी। तो इंडिया में डोकोमो का जो ऑपरेशंस था वो बंद किया गया था एंड बंद होने के बाद सारे शेयर होल्डर्स को कुछ प्रोपोर्शनेटली पैसा देना था डोकोमो को। तो यहाँ पे टाटा तो रेडी था पैसा देने के लिए, बट और एक शेयर होल्डर थे शिवा, जो रतन टाटा के फ्रेंड भी थे, वो पैसा नहीं दे रहे थे
जो उन्हें देना चाहिए प्रोपोर्शनेटली टू डोकोमो। तो इसके ऊपर लीगल एक्शन इनिशिएट करने वाली थी टाटा सन्स। तो यहाँ पर एसपी ग्रुप ने ये एलिगेशन लगाया कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रतन टाटा ने पास ऑन किया था मिस्टर शिवा को, जिस पर टाटा सन्स ने कहा कि द एलिगेशन इज़ बेसलेस और जो डिसीजन है लीगल एक्शन लेने का ऑन द शिवा ग्रुप, ये ट्रस्ट नॉमिनेटेड डायरेक्टर ने लिया था, ना कि साइरस मिस्त्री ने। और एक एलिगेशन लगाया था कि मेहली मिस्त्री को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दिया गया था टाटा पावर की तरफ से। अब ये मेहली मिस्त्री रतन टाटा के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे एंड प्रॉपरली टेंडर प्रोसेस एंड बीडिंग प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया था, ऐसा एलिगेशन एसपी ग्रुप ने लगाया। जिस पर टाटा सन्स ने कहा कि देखिए सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट से अप्रूव किए गए थे, और साइरस मिस्त्री तो खुद चेयरमैन थे टाटा पावर के जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कुछ बिटवीन इन द ईयर 2004 टू 2006। अब ये सारे एलिगेशंस के ऊपर कोई प्रॉपर एविडेंस पेश नहीं किया गया था एसपी ग्रुप की तरफ से, तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल ने इसे स्ट्रेट अवे डिसमिस कर दिया। इसके साथ और भी काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए गए थे, जैसे एयर एशिया मिस एडवेंचर्स, नुस्ली वाडिया का रिमूवल का इशू, इनसाइडर ट्रेडिंग, वेल्सपन इशू एट्सेट्रा। बट ये सारे एलिगेशंस के ऊपर एविडेंस प्रॉपरली पेश किए गए नहीं थे, और ये सब जो इश्यूज़ थे ये समवेयर बिटवीन 1993 से लेकर 2008 तक थे। तो इसलिए ट्रिब्यूनल ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सारे जो एलिगेशंस हैं ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में कंस्टिट्यूट करते हैं। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे, दैट इज़ कंट्रोवर्सी ऑन कन्वर्जन ऑफ टाटा सन्स फ्रॉम पब्लिक लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड। पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कैसे ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का एलिगेशन लगाया गया था, कैसे आर्टिकल्स को बताया गया था कि ये ऑपरेसिव है, फिर कैसे रिमूवल के प्रोसेस को बताया गया था, एंड फिर कैसे कुछ फैक्ट्स थे पास्ट के उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था। आर्टिकल 75 वन ऑफ द मेजर रीज़न था जिस वजह से एसपी ग्रुप इस पर्टिकुलर एक्शन को ऑब्जेक्ट कर रही थी। तो अब अगर हम लोग प्रोसीजर को देखेंगे फॉर कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, तो ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 14 में दिया गया है। अब इसमें भी दो चीज़ हैं, ये प्रोसीजर कुछ चेंज हुआ था आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये अमेंडमेंट एक्ट 2019 आने से पहले कंपनी को अगर कन्वर्ट करना है तो उन्हें एक एसआर पास करना होता है जनरल मीटिंग में, और फिर ट्रिब्यूनल से अप्रूवल लेना होता है कन्वर्ट करने के लिए। आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 कंपनी को एसआर तो पास करना ही है, लेकिन अप्रूवल यहाँ पे ट्रिब्यूनल का नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लेना है, यानी रीजनल डायरेक्टर का। तो ये प्रोसीजर है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन टाटा सन्स ने एक्चुअली कन्वर्ट किया कैसे, ये हम लोग अभी देखेंगे। अब टाटा सन्स आपको पता है कि फॉर्म हुआ था एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद रिस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 75। बट 1975 में एक अमेंडमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिनका एवरेज टर्नओवर 1 CR से ज़्यादा है उन्हें पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट उनके आर्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है जो कि प्राइवेट लिमिटेड के है। तो यहाँ से वो कंसेप्ट आ गया था डीम पब्लिक कंपनी का। बट इन द ईयर 2000 एक और अमेंडमेंट आ गया था जिसमें कहा गया था कि जो कंपनीज प्राइवेट कंपनीज जो 1975 के अमेंडमेंट की वजह से पब्लिक लिमिटेड हो गए थे वो अगर चाहे तो फिर से पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन ये कन्वर्ट होने के लिए उन्हें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसीजर था कि उन्हें एक ROC में एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 43A सबसेक्शन 2A। तो उसके बाद ROC सर्टिफिकेट में पब्लिक लिमिटेड की जगह प्राइवेट लिमिटेड कर देंगी। ये उस 2000 के अमेंडमेंट में बताया गया था। तो टाटा सन्स ने इस अमेंडमेंट के ज़रिए कन्वर्ट किया फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि इन द ईयर 2017 या 2018 टाटा सन्स ने कैसे कन्वर्ट किया अंडर कंपनीज एक्ट 1956, तो यहाँ पे सेक्शन 465 भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेफरेंस सेक्शन 465 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पर आता है जो रिपील के ऊपर गवर्न किया जाता है कंपनीज एक्ट 1956 के ऊपर। सेक्शन 465 इन द ईयर 2019 में नोटिफाई किया गया था, यानी तब तक कंपनीज एक्ट 1956 पूरी तरह रिपील नहीं किया गया था। तो इसी मेथड से टाटा सन्स ने एप्लीकेशन फाइल किया ROC में कन्वर्जन करने के लिए, एंड ROC ने पब्लिक लिमिटेड हटाकर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया एज पर सेक्शन 43A
सबसेक्शन 2A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो इसके बाद फिर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना इन द रिकॉर्ड्स ऑफ ROC विद इफेक्टिव फ्रॉम 6 अगस्त 2018। तो इस मेथड के ज़रिए इन्होंने कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे अगर टाटा सन्स सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यूज़ करती तो उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग प्लस अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल लेना था, जो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ उसमें रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग का रेजोल्यूशन, एफिडेविट, NOC बाय क्रेडिटर्स, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता। एंड SP ग्रुप तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन लेता ही, तो ये कन्वर्जन का प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एंड लेंदी हो जाता। इसलिए इन्होंने ये कंपनीज एक्ट 1956 का मेथड चूज़ किया जो कि उनके पास अवेलेबल था। तो इस मेथड के ज़रिए इन्होंने कन्वर्ट किया था फ्रॉम पब्लिक लिमिटेड कंपनी टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब साइरस मिस्त्री एंड SP ग्रुप ने कुछ ऑब्जेक्शन लिया था इस कन्वर्जन के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कन्वर्ट करना ही था तो 13 साल तक क्यों वेट किया टाटा सन्स ने। टाटा सन्स ने डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट किया था टिल द ईयर 2002। तो अब इन लोग कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। इसके साथ ही इन्होंने एक क्लेरिफिकेशन भी शो किया था जो कि 2013 में आया था, जिसमें लिखा गया था कि ROC विल रजिस्टर कंपनीज AOA MOA रिसीव्ड बाय स्टेक होल्डर्स ओनली टिल 11/9/2013 अंडर कंपनीज एक्ट। उसके बाद जितने भी MOA AOA आते हैं दैट विल बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ओनली। इसके साथ और एक क्लेरिफिकेशन भी उन्होंने स्टेट किया जो कि 2002 में आया था, जिसमें लिखा गया था कि दोज कंपनीज हु डू नॉट अप्रोच ROC फॉर रिविजन of section 43A subsection 1A are deemed to have chosen and remain as a public limited companies। और साथ ही में उन्होंने और एक ऑब्जेक्शन लिया कि ये जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है टाटा सन्स से पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होने का, इसका सोल मोटिव है कि ये लोग आर्टिकल 75 कंपनीज पावर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं। इसके वजह से ही ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट। अब यहाँ पे ट्रिब्यूनल का क्या स्टैंड था वो हम लोग ज़रा देखेंगे। ट्रिब्यूनल ने कहा कि देर इज़ नो स्पेसिफाइड टाइमलाइन फॉर कन्वर्जन अंडर सेक्शन 43A सबसेक्शन 2A। उन्होंने कहा कि सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन जो आपने बताया दे हैव नो स्टैट्यूटरी फोर्स। इसके साथ ही टाटा सन्स ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड केस लॉ स्टेट किए जहाँ पे डीम्ड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हुई थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इवन आफ्टर दैट सर्कुलर इन द ईयर 2002। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखिए सेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट जो कि रिपील ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 को डील करता है वो नोटिफाई नहीं किया गया इन द ईयर 2017 और 2018। उन्होंने ये भी कहा कि टाटा सन्स का जो AOA है उसमें सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एज पर 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोहिबिशन। सो उन्होंने कहा कि वी हैव नॉट फाउंड एनी वैलिड रीजन फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑन माइनॉरिटी शेयर होल्डर बाय टाटा सन्स एंड देयरफॉर कन्वर्जन इज़ वैलिड। सो फाइनली ट्रिब्यूनल ने ये डिसाइड किया कि उन्हें कोई भी प्रॉपर रीज़न नहीं मिला फॉर ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट ऑन माइनॉरिटी शेयर होल्डर, और जो कन्वर्जन का प्रोसेस भी है वो प्रॉपरली फॉलो किया गया है ऐसा उन्होंने स्टेट कर दिया। तो जो बेसिक दो क्वेश्चंस थे हमने जो स्टार्टिंग में देखा था, वेदर देयर वाज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बाय टाटा सन्स अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर, उसके ऊपर ट्रिब्यूनल ने कहा कि देयर वाज नो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर, आर्टिकल्स ऑफ टाटा सन्स इज नॉट ऑपरेसिव एंड एलिगेशन बाय SP ग्रुप एंड साइरस मिस्त्री इज क्वाश्ड, directorial complaint cannot form part of 241, removal of Cyrus as chairman and as director was as per articles and provision of company law। सेकेंड क्वेश्चन जो था वेदर द प्रोसीजर फॉलोड फॉर कन्वर्जन ऑफ टाटा सन्स फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी वैलिड, तो इसमें इन्होंने कहा कि देखिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए एंड देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजंस। अब ट्रिब्यूनल ने तो पूरा टाटा सन्स के फेवर में डिसीजन पास कर दिया था। फिर उसके बाद SP ग्रुप ने अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी NCLAT में अपील फाइल कर दिया। अब ये NCLAT में केस आगे कैसे बढ़ा ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। यहाँ पर NCLAT के सामने भी बेसिकली दो मेजर क्वेश्चन थे, सेम जो ट्रिब्यूनल के सामने मेजर क्वेश्चंस थे, दैट इज वेदर देयर वाज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बाय टाटा सन्स अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर and was the procedure followed for conversion of Tata Sons from public to private valid।
तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट डिसाइड करने के लिए ट्रिब्यूनल ने सबसे पहले देखा कि वेदर रिमूवल ऑफ सैरिस मिस्त्री वॉज ऑपरेसिव एक्ट बाय टाटा सन्स। यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने यह ऑर्डर किया था कि सिलेक्शन कमिटी इज ओनली अ रिकमेंडिंग अथॉरिटी एंड बोर्ड हैज़ द पावर फॉर अल्टीमेट रिमूवल। लेकिन एनसीएलटी का अलग ओपिनियन था इस पर। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमिटी इज रिक्वायर्ड इवन फॉर रिमूवल ऑफ चेयरमैन एज पर आर्टिकल्स ऑफ टाटा सन्स। तो उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी मैंडेटरी है रिमूवल के लिए भी, और जो कि टाटा सन्स ने सिलेक्शन कमेटी का अपॉइंटमेंट नहीं किया था, तो ये ऑर्डर उनके अगेंस्ट चला गया। उसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने यह भी ऑर्डर किया था कि ये एक डायरेक्टोरियल कंप्लेंट है और सेक्शन 241 का पार्ट नहीं बन सकता, बिकॉज 241 के अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए सिर्फ एक शेयर होल्डर के पास राइट है अप्लाई करने का। तो यहाँ पे एनसीएलटी ने एक प्रेस स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई किया जो टाटा सन्स ने रिलीज़ किया था साइरस मिस्त्री को चेयरमैनशिप से निकालने के बाद। अब इस प्रेस स्टेटमेंट में क्या लिखा था ये हम लोग अभी देखेंगे। अब यहाँ पे एनसीएलटी ने पहले 2 पैरा के ऊपर पॉइंट आउट किया था। वी हैव रिसीव्ड emails and calls from many across the globe since the board of Tata Sons decided to change its chairman. Some have shared concerns following the decision, while many have asked questions about the future course of the group and its companies and operation. We understand and appreciate that a period of change like this can lead to sense of uncertainty and like to put forward some facts so that decision is seen in a desired perspective. अब ये जो 2 पैराग्राफ है इससे एनसीएलटी ने कंक्लूड किया कि टाटा सन्स भी ये जानती थी कि उन्होंने जो एक्ट किया है चेयरमैन को निकालने का ये ऑपरेसिव है, कि ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है ये सही नहीं है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स एंड इंटरेस्टेड पार्टीज। अब यहाँ पर एनसीएलटी ने ये भी देखा कि एग्जैक्टली बोर्ड मीटिंग जो हेल्ड किया गया था 24 अक्टूबर 2016 उसमें हुआ क्या था। तो उन्होंने बोर्ड मीटिंग्स के मिनट्स एग्जामाइन किया जिसमें ये सामने आया कि रतन टाटा हैज़ ऑलरेडी मेट साइरस मिस्त्री बिफोर द बोर्ड मीटिंग एंड आस्क्ड हिम टू स्टेप डाउन एज चेयरमैन। यहाँ पे रीज़न दिया गया था कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, जिस पर साइरस मिस्त्री ने ये कहा कि उन्हें 15 डेज़ का एडवांस नोटिस चाहिए और ये जो प्रोसेस है रिमूवल करने का ये बिल्कुल भी इलीगल है, बिकॉज कुछ दिन पहले ही उनकी तारीफ़ की गई थी बाय नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी ऑन हिज परफॉर्मेंस। तो अब क्या हुआ कुछ महीने में कि मेरे में लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया बाकी के डायरेक्टर्स का एंड ट्रस्ट का, जिसमें अमित चंद्र जो कि एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स थे टाटा सन्स का, उन्होंने कहा कि कंपनी और ट्रस्ट ने लीगल एडवाइस ऑब्टेन किया है सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज का और बड़े लॉयर्स का, और ऐसा कोई नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्होंने कहा साइरस मिस्त्री को। और उसके बाद फिर मीटिंग शुरू हुआ। अब मीटिंग में काफ़ी सारे एजेंडा थे एंड जब एजेंडा आया रिमूवल के ऊपर, विजय सिंह जो कि एक एग्जिस्टिंग डायरेक्टर थे तो उन्होंने रिप्लेस किया साइरस मिस्त्री को फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चेयरमैन फॉर दैट पर्टिकुलर एजेंडा इन दैट मीटिंग, और उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया साइरस मिस्त्री के रिमूवल के लिए, जिसमें 9 में से 7 डायरेक्टर्स ने पॉजिटिव कंसेंट दिया, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने एब्सटेन किया एंड 9th डायरेक्टर साइरस मिस्त्री खुद ने। मीटिंग के दौरान साइरस मिस्त्री ऑब्जेक्ट करते रहे और उन्होंने मांग की लीगल नोटिस की जो ऑब्टेन किया गया था, बट उन्हें कोई रिटन कॉपी दिया गया नहीं था उस बोर्ड मीटिंग में। इसके साथ ही रतन टाटा को इंटीरियम चेयरमैन बना दिया गया था और नया सिलेक्शन कमेटी फॉर्म किया गया था फॉर न्यू चेयरमैन। तो यहाँ पर एपेलेट ट्रिब्यूनल का ये ओपिनियन था कि लीगल ओपिनियन इसलिए लिया गया था क्योंकि 15 डेज़ का जो नोटिस है वो रिक्वायर्ड था, अदरवाइज लीगल नोटिस की क्या रिक्वायरमेंट थी। तो इस चीज़ के ऊपर एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने कहा कि प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया नहीं है फॉर रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री एज ए चेयरमैन, एंड ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया इन फेवर ऑफ एसपी ग्रुप एंड साइरस मिस्त्री। उन्होंने कहा कि द एक्ट ऑफ टाटा सन्स इज ऑपरेसिव एंड प्री जुडिशियल, साइरस इज रीइंस्टेटेड as chairman and director of Tata Sons and other listed Tata companies, and appointment of N. Chandrasekharan as chairman is illegal. ये ऑर्डर बेसिकली प्रेस स्टेटमेंट और जो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स थे उसको एनालाइज करके दिया गया था।
अब अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर बात करें, दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ टाटा सन्स फ्रॉम पब्लिक लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ पर भी जो ओपिनियन था एपीलेट ट्रिब्यूनल का वो ऑलमोस्ट ऑपोजिट था ट्रिब्यूनल से, बिकॉज ट्रिब्यूनल ने ये हेल्ड किया था कि कन्वर्जन अंडर सेक्शन 43A सबसेक्शन 2 है इज़ वैलिड एंड देयर इज़ नो रेफरेंस ऑफ एनी स्पेसिफाइड टाइम लाइन। एंड साथ में ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 14 के अंडर जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ट्रिब्यूनल का अप्रूवल है वो रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज टाटा सन्स ने कभी वॉलेंटरली कन्वर्ट किया ही नहीं था। जिसके ऊपर एपीलेट ट्रिब्यूनल का ये ओपिनियन था कि टाटा सन्स इतने सालों तक साइलेंट क्यों थे, जब अमेंडमेंट 2000 में रिपील किया गया था तो उसके बाद वो लोग कन्वर्ट कर सकते थे, बट उन्होंने क्यों नहीं किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि द प्रोसीजर फॉलोड एज पर कंपनीज एक्ट 1956 इज़ नॉट वैलिड। इसका टाइमिंग एंड इंटेंट के ऊपर इन्होंने सवाल उठाया और कहा कि टाइमिंग एंड इंटेंट दोनों सवाल उठाता है टाटा सन्स के एक्शन के ऊपर, और उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो इलीगल है एंड प्री जुडिशियल है। और साथ ही में उन्होंने ROC का ऑर्डर दे दिया कि करेक्शन करने के लिए टाटा सन्स के सर्टिफिकेट में अगेन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। तो अभी हम लोग जो डिसीजन पास किया गया था एपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT की तरफ से वो देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था, वेदर देयर वाज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बाय टाटा सन्स अगेंस्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इसके ऊपर एपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री वाज ऑपरेशन एंड उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन रिस्टोर कर दिया एज चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स और बाकी जो लिस्टेड टाटा कंपनीज थे उस पर, एंड कहा कि चंद्रशेखरन जो कि अपॉइंट हुए थे साइरस मिस्त्री की जगह, उनका अपॉइंटमेंट इलीगल है। इसके साथ ही एपीलेट ट्रिब्यूनल ने यह भी ऑर्डर किया कि रतन टाटा एंड ट्रस्ट नॉमिनेटेड डायरेक्टर कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिसमें मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट है इन बोर्ड मीटिंग एज वेल एज इन जनरल मीटिंग, यानी जो भी डिसीजन लेना है वो मेजोरिटी डिसाइड करके ही डिसीजन लेना पड़ेगा। इसके साथ इन्होंने टाटा सन्स को कहा कि आप कंसल्टेशन कीजिए SP ग्रुप के साथ फ्यूचर में किसी भी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करने से पहले। रही बात सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर, वेदर प्रॉपर प्रोसीजर वॉज फॉलोड फॉर कन्वर्जन ऑफ टाटा सन्स फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, तो इस पर एपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि डिसीजन ऑफ ROC चेंजिंग द स्टेटस ऑफ टाटा सन्स फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट इज़ इलीगल, और उन्होंने फिर से करेक्शन करने के लिए ऑर्डर दे दिया। और साथ ही में उन्होंने टाटा सन्स और ट्रस्ट को ये ऑर्डर भी कर दिया कि वो लोग आर्टिकल 75 का यूज़ नहीं करेंगे अगेंस्ट SP ग्रुप। आर्टिकल 75 इज़ बेसिकली पावर टू ट्रांसफ़र शेयर। अब ये ऑर्डर NCLAT का पूरा SP ग्रुप एंड साइरस मिस्त्री के फेवर में चला गया एंड टाटा सन्स वॉज कन्फ्यूज ओवर ईयर। तो इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अब NCLAT के बाद मैटर चला सुप्रीम कोर्ट में। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस कैसे आगे बढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली जो NCLAT का ऑर्डर था एपीलेट ट्रिब्यूनल का, उसके ऊपर स्टे लगा दिया एंड फिर पार्टीज़ ने अपना अपना अपील फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के पास। टाटा सन्स की तरफ से जो अपील किया गया था उसमें वो चाहते थे कि NCLAT का ऑर्डर सेट असाइड किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि साइरस मिस्त्री को रीइंस्टेट किया गया एज अ चेयरमैन, जबकि उन्होंने इसका डिमांड किया ही नहीं था। और थर्ड, उन्होंने ये भी कहा कि देयर इज़ नो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बाय टाटा सन्स ऑन माइनॉरिटी शेयर होल्डर। सेकेंड, इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने भी अपना पिटीशन फाइल किया है, TCS ने। NCLAT ने साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के साथ टाटा के जो बाकी लिस्टेड कंपनीज हैं जहाँ से निकाल दिया गया था साइरस मिस्त्री को, वहाँ पे भी रीइंस्टेट करने का ऑर्डर दे दिया था, जिस पर TCS ने कहा कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया गया था और प्रॉपर प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया था रिमूवल के लिए। साथ ही में उन्होंने कहा कि SP ग्रुप एंड साइरस मिस्त्री डिड नॉट प्रे फॉर रीइंस्टेटमेंट। थर्ड अपील SP ग्रुप एंड साइरस मिस्त्री ने भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि NCLAT डिड नॉट ग्रांट प्रोटेक्शन टू SP ग्रुप अगेंस्ट फ्यूचर प्री जुडिशियल कंडक्ट। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि SP ग्रुप को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए ऑन टाटा सन्स बोर्ड एज इट इज़ सिंगल लार्जेस्ट नॉन टाटा शेयर होल्डर। फोर्थ अपील ROC की तरफ से भी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए जो आर्टिकल्स हैं टाटा सन्स का, ये सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के डेफिनेशन के अंदर आता है, दैट इज़ प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। इसके साथ ही हमें कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया गया था, और जो हमने कन्वर्जन किया है टाटा सन्स का, इट वॉज एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर अंडर लॉ।
अब ये पार्टीज के अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 मेजर क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन था, डज रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री एज चेयरमैन एंड डायरेक्टर कॉज्ड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एंड इज रीइंस्टेटमेंट इनटू द बोर्ड ऑफ टाटा सन्स एंड अदर टाटा कंपनीज करेक्ट। सेकेंडली, आफ्टर एनसीएलटी का डिसीजन के बाद इन्होंने कहा कि क्या एनसीएलटी म्यूट कर सकता है आर्टिकल 75 ऑफ द एओए टू डिमांड एनी मेंबर टू ट्रांसफर इज ऑर्डिनरी शेयर्स। यहाँ पे एनसीएलटी ने प्रीवियसली अपने ऑर्डर में म्यूट कर दिया था आर्टिकल 75 और कहा था कि आर्टिकल 75 यूज़ ना करे टाटा सन्स एंड ट्रस्ट। तो क्या एनसीएलटी ये म्यूट कर सकता है? ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट आंसर करने वाला था। इसके साथ ही थर्ड क्वेश्चन कन्वर्जन के ऊपर, कन्वर्जन ऑफ टाटा सन्स फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट वैलिड। जैसे हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होता है, तो एनसीएलटी वॉज द लास्ट कोर्ट ऑफ फैक्ट्स। देयरफॉर कुछ एलिगेशंस थे जैसे कि कोरस वाला, नैनो इशू, मेहली मिस्त्री इशू, सिवा ग्रुप, एयर एशिया, ये सब इश्यूज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड करने वाला था बिकॉज यहाँ पे एनसीएलटी का जुरिस्डिक्शन था कि ये फैक्ट्स के ऊपर डिस्पोज किया जाए। अब जो लीगल बैटल एनसीएलटी और एनसीएलटी में चल रहा था वो दोनों पार्टी कुछ रिप्रेजेंटेशन के ऊपर या अपने राइट्स के ऊपर लड़ रही थी, या बोल सकते हो अपने हक के लिए लड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मैटर ने पूरा ओवरटर्न ले लिया और यहाँ पे बात आई सेपरेशन के ऊपर। जब मैटर पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में तब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑकर हुए जो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले एसपी ग्रुप ने प्लेज किया 9.20% ऑफ स्टेक्स इन टाटा सन्स विद बैंक फॉर ₹507 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल शेयर्स हैं। अब एसपी ग्रुप एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है एंड कोविड क्राइसिस की वजह से उनके ऊपर काफ़ी सारा डेट था, तो इसको रीपे करने के लिए उन्होंने प्लेज किया था टाटा सन्स का शेयर। बट टाटा सन्स फाइल्ड एन इंटरिम एप्लीकेशन टू रिस्ट्रेन एसपी ग्रुप फ्रॉम फर्दर प्लेजिंग ऑफ शेयर एंड रेजिंग मनी थ्रू इट शेयर्स। टाटा सन्स ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया एंड इंटरिम एप्लीकेशन फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। इस पर टाटा सन्स ने कहा कि देखिए प्लेज करने की वजह से शेयर ट्रांसफ़र हो सकता है बैंक या किसी थर्ड पार्टी को, एंड अंडर आर्टिकल्स ऑफ टाटा सन्स बोर्ड हैज़ द फर्स्ट राइट टू बाय द शेयर ऑफ सेलिंग शेयर होल्डर। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर दिया एंड एसपी ग्रुप को कहा कि आप फर्दर प्लेज ना कीजिए शेयर्स का। इसके बाद एसपी ग्रुप को एक मेजर सेटबैक लगा बिकॉज इसके बाद वो लोग टाटा सन्स के शेयर्स प्लेज करके पैसा नहीं उठा सकते थे फर्दर। अब ये सेटबैक मिलने के बाद एसपी ग्रुप को पैसा की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो लोग पार्टनरशिप जो है टाटा सन्स के साथ वो एंड करेंगे। जो 50 साल पुरानी पार्टनरशिप है उसको ख़त्म करना चाहते थे। तो ये सेपरेशन करने के लिए ना एसपी ग्रुप ने एक स्कीम प्रपोज किया टाटा सन्स के पास, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमारा 18.4% है टाटा सन्स में, उसके बदले आप हमें जो बाकी टाटा कंपनीज़ हैं जैसे टीसीएस या फिर टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसके शेयर्स आप हमें दे दीजिए उतने ही वैल्यू का। अब वैल्यूएशन के ऊपर भी प्रॉब्लम आने लगा दोनों पार्टीज़ के ऊपर। एसपी ग्रुप ने कहा कि उनका शेयर्स का जो वैल्यूएशन है वो 1.78 लाख करोड़ है, जबकि इसके ऊपर टाटा सन्स ने कहा कि वैल्यूएशन एसपी ग्रुप का सिर्फ 70,000 to 80,000 करोड़ है। यानी दोनों के वैल्यूएशन के बीच में लगभग 50 to 60% का डिफरेंस है। अब ये वैल्यूएशन का डिस्प्यूट आज भी दोनों पार्टीज़ के बीच में है। हम लोग अभी देखेंगे कि कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ पर क्या डिसाइड किया गया था, जो 3 मेजर क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे वापस सबसे पहला क्वेश्चन था वेदर रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री वॉज ऑपरेसिव एक्ट बाय टाटा सन्स। तो यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल ने ये हेल्ड किया था कि सिलेक्शन कमेटी इज रिक्वायर्ड इवन फॉर रिमूवल ऑफ चेयरमैन एज पर आर्टिकल्स ऑफ टाटा सन्स, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे आर्टिकल्स को तो जो वर्डिंग्स लिखा है द सेम प्रोसेस, इसका मतलब ये नहीं कि वापस से एक सिलेक्शन कमेटी बना दिया जाए फॉर रिमूवल ऑफ चेयरमैन। इसका मतलब ये है कि अपॉइंट करने के लिए मेजोरिटी ऑफ ट्रस्ट नॉमिनेटेड डायरेक्टर चाहिए और रिमूवल के लिए भी मेजोरिटी ऑफ ट्रस्ट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हुआ कि सिलेक्शन कमेटी का रिक्वायरमेंट तो है नहीं रिमूवल करने के लिए। सेकेंड चीज़ था एडवांस नोटिस ऑफ 15 days वॉज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू साइरस मिस्त्री बिफोर रिमूवल एज पर आर्टिकल 121B। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए आर्टिकल 121B ओनली डील्स विद द सिचुएशन वेर अ डायरेक्टर वांट्स टू ब्रिंग एनी मैटर और रेजोल्यूशन बिफोर द बोर्ड एंड इट इज़ नोवेयर रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ चेयरमैन।
इसके बाद ट्रिब्यूनल ने यह भी हेल्ड किया था कि रिमूवल वॉज ऑपरेसिव एंड प्री जुडिशियल टू साइरस मिस्त्री एंड एसपी ग्रुप, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए रिमूवल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम चेयरमैनशिप और डायरेक्टरशिप कैन नेवर बी हेल्ड ऑपरेसिव और प्री जुडिशियल एंड ट्रिब्यूनल कैनॉट पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 242 फॉर सच मैटर। इसके बाद एपिलेट ट्रिब्यूनल ने रिस्टोरेशन के लिए भी ऑर्डर किया था साइरस मिस्त्री एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स एंड एज डायरेक्टर ऑफ टाटा कंपनीज फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रेयर था ही नहीं री इंस्टेटमेंट के लिए। और दूसरी चीज़, जब टेन्योर साइरस मिस्त्री का 2017 में एंड होता है तो 2019 में कैसे आपने री इंस्टेट किया। फिर जब सेकेंड क्वेश्चन कि क्या एपिलेट ट्रिब्यूनल आर्टिकल 75 को म्यूट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेसिव, जिस पर ट्रिब्यूनल ने यह ऑर्डर किया था कि टाटा सन्स और ट्रस्ट शैल नॉट इन्वोक आर्टिकल 75 पावर ऑफ ट्रांसफर शेयर अगेंस्ट एसपी ग्रुप और अदर माइनॉरिटी ग्रुप। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीएलटी न्यूट्रलाइज्ड 75 मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ लाइकलीहुड ऑफ मिसयूज। सेक्शन 241 के अंडर रेमेडी सिर्फ पास्ट या प्रेजेंट कंडक्ट के लिए ही दिया जाता है। एनसीएलटी ने यहाँ पे स्ट्रेच किया सेक्शन 241 को एंड फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर इन्होंने म्यूट कर दिया आर्टिकल 75, जो कि गलत है एंड एनसीएलटी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और एक क्वेश्चन को आंसर किया, वेदर द डिमांड बाय एसपी ग्रुप फॉर क्वाजी पार्टनरशिप वैलिड। तो यहाँ पर एपिलेट ट्रिब्यूनल ने यह हेल्ड किया था कि टाटा सन्स टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम एसपी ग्रुप फॉर ऑल फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स ऑफ चेयरमैन, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाटा सन्स कैन फॉलो द प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एज पर मेजोरिटी ऑफ बोर्ड। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कंपनीज एक्ट 1956 एज वेल एज कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर नहीं है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिर्फ स्मॉल शेयर होल्डर को अवेलेबल है, जो कि एसपी ग्रुप नहीं है। और साथ ही में इन्होंने कहा कि देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर टाटा सन्स का आर्टिकल एकदम ही साइलेंट है, उसमें कुछ मेंशन नहीं है इस चीज़ के ऊपर, तो आपको क्वाजी पार्टनरशिप या प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का हक नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो कि कन्वर्जन के प्रोसेस के ऊपर था, उस पर अपना ओपिनियन दिया। यहाँ पर एपिलेट ट्रिब्यूनल ने प्रीवियसली ये हेल्ड किया था कि टाटा सन्स इतने साल तक साइलेंट क्यों थी, जबकि वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो सकती थी इन द ईयर 2000 या फिर उसके बाद। और साथ ही में उन्होंने कहा कि द प्रोसेस फॉलोड एज पर कंपनीज एक्ट 1956 इज नॉट वैलिड, और उन्होंने कहा था कि करेक्ट प्रोसीजर इज एज पर सेक्शन 14 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उन्होंने ये भी ऑर्डर किया था कि द सेट कन्वर्जन इज इलीगल, प्री जुडिशियल एंड ऑपरेसिव टू द माइनॉरिटी मेंबर्स। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि एक तो टाटा सन्स के आर्टिकल्स में सारे प्राइवेट लिमिटेड के कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा एनसीएलटी ने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि टाटा सन्स ने वॉलंटरी कन्वर्जन नहीं किया था, बल्कि उन्हें ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से कन्वर्ट करना पड़ा। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि टाटा सन्स ने सेक्शन 43A(2)A ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अमेंड करने के लिए एप्लीकेशन किया है, जबकि जो सेक्शन 14 है जिसकी आप बात कर रहे हो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ये आर्टिकल्स अमेंड करने के लिए ही है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि एनसीएलटी मिक्स्ड अप द अटेम्प्ट ऑफ टाटा सन्स टू हैव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अमेंडेड विद एन अटेम्प्ट टू हैव आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अमेंडेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 43A(2)A कंटिन्यूड टू बी फोर्स टिल कंपनीज एक्ट 1956 वाज नॉट रिपील्ड। अब ये कंपनीज एक्ट 1956 रिपील किया गया था 30 Jan 2019 एंड हेंस द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय टाटा सन्स एंड ROC इन जुलाई-अगस्त 2018 वाज परफेक्टली इन ऑर्डर। तो जो टाटा सन्स ने प्रोसेस अडॉप्ट किया था फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, इसको सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और उन्होंने कहा कि ये परफेक्टली इन ऑर्डर है। तो समराइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हाइलाइट्स को हम लोग जरा एक बार देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट वेंट इनटू द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स, बट उन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ पर डिसाइड किया, बिकॉज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स पर एनसीएलटी वॉज द लास्ट फोरम। इसके साथ ही इट पास जजमेंट इन फेवर ऑफ टाटा सन्स एंड हेल्ड दैट नो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट बाय टाटा सन्स। रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री एज चेयरमैन वॉज नॉट ऑपरेसिव एंड प्रीजुडिशियल। Article 75 is not operative. Conversion process of Tata Sons was correct.
NCLT का जो ऑर्डर है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए कह दिया, और साथ ही में अपील जो था SP ग्रुप एंड साइरस मिस्त्री की तरफ से उसको डिसमिस कर दिया। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेपरेशन एंड वैल्यूएशन के ऊपर पार्टीज खुद म्यूचुअली डिसाइड करे और इसको सॉल्व करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पार्टीज चाहे तो आर्टिकल 75 का रूट ले सकती है या फिर कोई और लीगली अवेलेबल रूट भी ले सकती है मैटर को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद कुछ पैरेलल डेवलपमेंट हुए थे केस में, जहाँ पर अदर अथॉरिटीज़ ने भी ऑर्डर पास किया था, तो ये भी हम लोग ज़रा देखेंगे। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट साइरस मिस्त्री ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास किया था, तो उस बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टाटा ट्रस्ट का जो एग्जम्पशन मिला था फ्रॉम इनकम टैक्स उसको कैंसिल करने का ऑर्डर पास किया था, जिस पर टाटा ट्रस्ट ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील किया था। तो यहाँ पर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और कहा कि टैक्स एग्जम्पशन कंटिन्यू किया जाएगा टाटा ट्रस्ट के लिए। इसके बाद सेबी में भी कंप्लेंट फाइल किया गया था इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। तो यहाँ पर सेबी ने कहा कि शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन विद द चेयरमैन एमिरिटस इज़ अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। चेयरमैन एमिरिटस यहाँ पर रतन टाटा है, और अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर किया जाता है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड सेबी दोनों की तरफ से टाटा सन्स को यहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद साइरस मिस्त्री एंड रतन टाटा दोनों की तरफ से कुछ रिएक्शन आया था। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये रतन टाटा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला था। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा ट्रस्ट है जुडिशरी पर एंड उसके प्रोसेस पर। इसके साथ ही साइरस मिस्त्री ने एक इमोशनल स्टेटमेंट इशू किया था, तो ये वो इमोशनल स्टेटमेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन का PDF कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई रिकमेंडेशन या सजेशन है वो भी आप बता सकते हैं। साथ ही में लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।